इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने इतनी जल्दी इतना बड़ा काम किया है। मतलब कहे हुए वचनों को निभाना और अपने वादों में खरे उतरना, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इसके लिए मैं सभी अपने उन मतदाताओं का भी मैं कहूँगी कि उनकी जो दी हुई जो बातें थी, उनकी जो अपेक्षाएं थी अभिजीत वंजारी जी से, तो वो सब सफल हुई हैं। और हम सब इस बातों से खुश हैं कि जिन्हें हम चुन करके लेके आए हैं वो वास्तव में इस योग्य खरे उतरे हैं। और 50 उन्होंने, वैसे मैं सोचती हूँ कि शायद 100 करोड़ की उन्होंने ऐसे बात की थी। और बीच में एक उन्हीं के इस पर मैंने पढ़ा था कि अभी चीज़ों के बारे में टालम टोल हो रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। मैंने उसमें कमेंट्स भी दिया है कि ये बात पूरी तरह सच होगी और जल्दी ही हमें निधि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की विद्यापीठ के लिए प्राप्त हो जाएगी। और जो अपने विद्यापीठ की कई मतलब का विभाग, कई जो फर्नीचर्स हैं, कई सुधार है, कई निर्माण है, चाहे वो परीक्षा भवन हो, चाहे यहाँ महाराज बाग के पास की विद्यापीठ का हो, तो और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अत्यंत सुधार की आवश्यकता है, नवनिर्माण की आवश्यकता है। तो निश्चय ही एक पुनर्निर्माण जिसे कहते हैं वह इन निधि के द्वारा हो सकेगा। और हमें एक नया रूप, पूरे विद्यापीठ का एक नया रूप हमें देखने मिलेगा, जिसकी हम सब कभी तो कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि देखा ही नहीं था अभी तक। जिस तरह से उनकी ऐतिहासिक जीत हुई है इस नागपुर भूमि में, मुझे लगता है कि ऐसी जीत वे अभी आगे करने जा रहे हैं, जिसको हम एक नए रूप, नई कल्पना, नव निर्मिति के रूप में अपने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ को हम देख सकेंगे। और काफ़ी कुछ नया विकास, नए कदम, ये तो मैं जानती हूँ कि उनका जो स्लोगन था, अभिजीत वंजारी जी उतरे मैदान में परिवर्तन के लिए, तो मैं सोचती हूँ कि परिवर्तन ये केवल बाहर ही नहीं है, वे आंतरिक परिवर्तन भी इसमें करेंगे कि हम बाहर तो देखेंगे ही निर्मिति, लेकिन आंतरिक विचारों में भी जो परिवर्तन इस समाज में आवश्यक है, लोगों के मानस में आवश्यक है, तो वह भी वह जरूर करेंगे। और ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमें इस बात की बहुत हार्दिक प्रसन्नता है कि वे इतना बड़ा काम उन्होंने जो किया है, ये भी अपने आप में इतिहास में एक नया नींव उन्होंने रखी है अपने समय में। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, अभिजीत जी वंजारी जी। एक तो जैसे उन्होंने पहले कहा था कि वे कौशल निर्माण की तरफ में जैसे ज़्यादा काम करेंगे, जिससे कि हर व्यक्ति जो है अपने आप में रोजगार के लिए बहुत अधिक समय न गंवाना पड़े, उसको बहुत अधिक समय न देना पड़े। और उनके पास मतलब स्नातक लोग जो उनको चुन करके लेके आए, तो हर स्नातक के पास में भी काम रहेगा। ये नहीं कि उसको बहुत आगे तक की पढ़ाई, बहुत आगे तक जूझना पड़े, उसके बाद ही उसके हाथ में कोई रोजगार आएगा। इन उपलब्धियों के लिए उनके पास में जो उनकी योजनाएं हैं रोजगार को लेकर, रोजगार के नए केंद्र लेकर के विभिन्न स्तरों पे, विभिन्न आयामों पे वो स्थापित करेंगे, ऐसी पूरी आशा है। मैम, अब बात है कि जहाँ पर इतने लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, तो मैं तो वहाँ पर एक सामान्य सी प्राध्यापिका हूँ, जो कि हमको तो केवल कहा जाता है ना कि शिक्षक राजनीति में ना आए। मैं एक अपनी बात कहना चाहूँगी कि शिक्षक राजनीति में ना आए, उससे दूर रहे। मैं कहूँ कि हमारा काम क्या चार दीवारी के भीतर पढ़ाने का ही है। हम क्यों ना उतरें, हम सारे विचारों के साथ, सारे कार्य के साथ क्यों ना उतरें, क्योंकि अध्यापन केवल कक्षाओं तक ही सीमित न रहे, वह विद्यार्थियों को सक्रिय बनाने में भी हम योगदान दे सके, उसके लिए हमें भी तो आगे आना होगा। राजनीति जैसे क्षेत्रों से जो दूर रखा जाता है, मुझे लगता है कि वो बात ठीक नहीं है। और जो अभी पेट्रोल वगैरह के दाम बढ़े हैं, तो मैं खुद भी जाती हूँ भंडारा कॉलेज, पटेल कॉलेज, आरएम पटेल कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज में। तो अब दिनों दिन अगर मैं कह रही हूँ आज 50, कल 60, मुझे तो जाते हुए 20 साल से भी ऊपर हो गए हैं कि आज इतना, कल 50 था, आज 60 हुआ, 70 हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका जो ग्राफ है वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। और इस तरह के अगर ग्राफ बढ़ता ही चला जाएगा, तो दैनंदिन जीवन में अगर ये चीज़ें ऐसे ही बनी रही, तो जब उच्च मध्य वर्ग ही इतनी तकलीफ भोगेगा, तो मुझे बताइए सामान्य वर्ग का क्या होगा। क्योंकि अगर हम जैसे ही लोग अगर ये कहेंगे कि ये बहुत बढ़ रहे हैं दाम, तो इसका असर तो
निचले जो स्तर के लोग हैं, निम्न स्तर के जो लोग हैं, माध्यमिक स्तर के जो लोग हैं, उन पर तो निश्चय ही पड़ता है। तो वो कहाँ से इतना अफोर्ड कर सकेंगे, वो कहाँ से अपना जीवन यापन रोज का कर सकेंगे। तो इन दामों में जो वृद्धि हो रही है वो नहीं होना चाहिए। अब वो काफ़ी कुछ पढ़ा जाता है, टैक्स लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी लग रही है, ये सब हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। राज्य जो है वो भी इन तकलीफों को भुगत रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि कथनी करने में इतना फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं देखती हूँ जैसे बोला जाता है कि हमारा देश में आधी से ज़्यादा जनता आज भी बहुत गरीबी के स्तर पर है। तो जिस समय में हम ये बात कह रहे हैं कि गरीबी के स्तर पर है, तो फिर ऐसे गरीबी के स्तर पर जब लोगों को देखा जा रहा है, तो फिर पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि अगर हमें वास्तव में चिंता है तो गैस सिलेंडर जैसी चीज़, पेट्रोल की तो बात कुछ मध्यम वर्ग तक आती है कि हाँ वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए आवागमन की जो चीज़ें हैं, आज सब्जी जा रही है ट्रकों में, ये जा रहा है, वो जा रहा है, मालमत्ता जा रही है, सारी की सारी। अब उनको भी जो अगर इस तरह से दाम बढ़ जाएंगे तो निश्चय दूसरा जो स्तर है सब्जी बेचने वाला, वो तो फिर महंगाई बढ़ेगी। तो इस तरह से एक जैसे वो जो न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हैं कि ऐसे जिस तरह से जाती है बॉल उतनी गति से वापस भी आती है। तो हम अगर यहाँ पर बड़े करेंगे तो सामान्य स्तर पर भी महंगाई बढ़ेगी ही सही, वो घटने वाली नहीं है। तो हम किस चीज़ को केंद्र में रख करके ये विचार किया जा रहा है? पेट्रोल के दाम बढ़ाने का जो विचार होता है वो किस स्तर को ले, किस ध्यान में रख करके? मुझे तो कभी कभी ऐसा था, हो सकता है कि मैं मेरे विचार से ज़्यादा सहमत ना हो, लेकिन अगर मैं सोचूं एक महिला और एक गृहिणियों को ध्यान में रख करके कि यहाँ की जनता अगर बहुत ज़्यादा संख्या में है, हम बार बार कहते हैं 120 करोड़ इतना जनता है, इतनी जनता है, तो ये जनता तो ताकत बननी चाहिए, तो देश को अपने आप ही ताकत मिलेगी। अगर हम इन्हीं हाथों को कमजोर कर देंगे तो देश कहाँ से ताकतवर रहेगा? दूसरी बात कि भाई हाँ, बाकी जब अभी जो है श्रीलंका वगैरह में वहां पर इतने दाम नहीं है पेट्रोल के, तो फिर हमारे यहाँ क्यों है? अब इतने सारे लोग जो है इनके हाथों से पैसा जाएगा तो वो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा। निधि ज़्यादा जमा करने के सिवा मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें सामान्य जनता को या माध्यमिक वर्ग को या पेट्रोल बढ़ाने के पीछे कोई आर्थिक उन्नति तो इससे होगी तो किसकी होगी, किसकी उन्नति हो सकती है? क्योंकि वैसे भी टैक्स, जीएसटी, ये सारी चीज़ें बोल करके जो काम हो रहा है, किसी के मुंह से प्रसन्नता का भाव जाहिर नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि अगर प्रजा खुश नहीं है तो कहते ना यथा राजा तथा प्रजा, अगर हम प्रजा के चेहरे पर खुशी देखते हैं तो समझिए ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। पर अगर जनता में हाहाकार मचा हुआ है तो संतोष फिर कहाँ है? फिर तो कहीं भी संतोष नहीं हो सकता है। तो हमें जो है आर्थिक स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए और भी कई बातें हैं कि तुम वहां पर दाम बढ़ाइए, यहाँ मत बढ़ाइए। दैनंदिन जीवन को ध्यान में रखते हुए अगर आर्थिक नीति बनाई जाती है, बजट बनाया जाता है, तो मैं सोचती हूँ वो लाभदायक होगा हर प्रकार से। गैस सिलेंडर देखिए, अब गैस सिलेंडर के दाम इस तरह से बढ़ा जाएंगे तो गृहिणियों का क्या हाल होगा? रोज का रोज, मतलब एक मजदूर वर्ग क्या करेगा? एक मजदूर वर्ग अपने घर में जिस तरह से परिवार, बच्चों को पढ़ाना, आज हर अपने बच्चे के शिक्षा के लिए उच्च स्तर पर शिक्षा चाहता है, तो कैसे करेगा? उसका आर्थिक नियोजन तो मुझे लगता है कि आर्थिक नियोजन की जो संकल्पना सरकार तय करती है वह एक सामान्य वर्ग को देखते हुए अगर करती है तो हम आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा अंत्योदय इस तरह से बात की जाती है कि अंतिम जो व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचे। अब मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की योजनाओं से, इस प्रकार के बजट से किसी अंतिम वर्ग को, यानी एक निम्न वर्ग को, एक जो सबसे गरीब व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचता होगा। केवल सब्सिडी से तो कुछ नहीं होने वाला है, वह तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर की बात है। सब्सिडी से क्या लाभ होने वाला है? वह लाभ कोई लाभ जैसी बात नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर काम होता है कि हमारे सामान्य वर्ग पर बोझ ना पड़े, कम से कम गैस सिलेंडर के ऊपर में तो ये बात कम कीजिए कि उसके ऊपर में ज़्यादा हाथ मत दीजिए। और पेट्रोल के दाम जिस गति से बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है, सुधार कीजिए।